छात्रों, आज के इस अध्याय में आप जानेंगे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। तो जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं और वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है जैसे मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। तो संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। तो छात्रों, क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का कोई मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है? या क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है? तो इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए यह समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। तो ध्यान रखें कि ज़्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है, और फलस्वरूप यह होता है कि इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो ये दिखाया गया अदालत में ये कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। उसके बाद ये दिखाया गया है कॉमिक के तौर पर कि मुंबई के एक मकान में श्रीमती शिंदे तैयार हो रही है और पिछले 1 घंटे से वे गले का हार ढूंढ रही है। ये देखिए ढूंढ रही है। ये मिसेस शिंदे जो है, श्रीमती शिंदे, ये कह रही है कि मुझे पक्का पता है कि यही रखा था, कहाँ गया, हार खोज रही है। और उसके घर में जो है काम करती है शांति नाम की एक महिला, उससे पूछ रहे जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है शादी के समारोह में जाने के लिए, मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही है। श्रीमती शिंदे कर रही है दराज में भी नहीं है, मुझे लगता है शांति ने मेरा हार चुरा लिया है और मेरे कमरे में सफाई करते हुए वह ज़्यादा ही समय लगाती है। तो देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि शांति हेम्ब्रम पिछले 3 साल से इस मकान में काम कर रही थी। ये शांति को जो है डांट रही है, कहती है शांति क्या अब तुम चोरी भी करने लगी हो और वो भी सोने का हार? अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तलाशी लूँगी। हमने पुलिस को बुला लिया है, अगर तुमने हार लिया है तो अभी लौटा दो। तो शांति हेम्ब्रम कहती है नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की है। दूसरा चित्र में दिखाया गया है कि शिंदे साहब शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं जिसमें से एक लिफाफे में 10,000 रुपये मिलते हैं। वह शांति पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने ही हार बेच दिया है और यह उसी का पैसा है, 10,000 रुपया। तो शांति कहती है कि साहब, मेरा भाई और मैं पिछले साल भर से पैसा जमा कर रहे हैं, हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं। मैडम, मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन इसके बाद कोई लोग नहीं सुनते हैं। फिर क्या होता है कि मिस्टर शिंदे थाने पहुँच जाते हैं और थानेदार को कहते हैं, थानेदार कहता है जी कहिए, मैं एफआईआर लिखवाने आया हूँ, मैंने मुकदमा। तो मेरे घर में चोरी हुई है और घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया है। तो थानेदार साहब जो है ये मुकदमा दायर करता है, एफआईआर लिखता है और शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर एफआईआर दर्ज करते हैं, उसकी रिपोर्ट लिखते हैं कि किस प्रकार उसके घर में चोरी हुई। और उसके बाद
इस दृश्य में दिखाया गया है कि शिंदे साहब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं तो क्या कहती है कि अब मैं इस चोरी के बारे में शिंदे और उसकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा। रुपये के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूं और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूं। मेहरबानी करके मुझे थाने पर मत ले जाइए, मैंने हार नहीं चुराया, यह मेरी मेहनत की कमाई है, यह शांति कहती है। इसके बाद ये दूसरा दृश्य में दिखाया गया है कि शांति का भाई सुशील आता है और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे, लेकिन थानेदार साहब कहते हैं कि उसने सोने का हार चुराया है, तुम अदालत में जमानत का आदेश लेकर आओ। लेकिन कहते हैं ये शांति के भाई सुशील, लेकिन मैं वकील की फीस कहाँ से लाऊंगा और उसके लिए कौन जमानती बनेगा? आपने हमारी सारी कमाई तो सील करके आप पास रख ली है। तो छात्रों, ये जो है पीले रंग का बॉक्स में लिखा है कि सब इंस्पेक्टर जो है राव सुशील को भी 2 दिन तक हवालात में रखता है और उसे सब इंस्पेक्टर राव एवं कई कांस्टेबल पीटते हैं और गालियां देते हैं। वे उस पर दबाव डालते हैं कि वह इल्जाम कबूल कर ले। वे उसे यह मनाने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति जो है घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं और वह गिरोह घरों में गाने चोरी करता है जबरदस्ती। और शिंदे के पड़ोस से गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी है। जब सुशील बार बार यही कहता रहता है कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है, तो 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। ये देखिए शांति जो है जेल में बंद है। तो अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूरी तो कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपये के लिए उसका जमानती बनने को तैयार नहीं था। नतीजतन जमानत के बावजूद वह जेल में भी पड़ी रही और वह गहरे सदमे की हालत में है। वह डरी हुई है कि मुकदमे का क्या नतीजा मिलेगा। शांति ये मन ही मन सोच रही है कि मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूँ और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था क्या वो भी हमें वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल भी जो है शांति को दी जाती है और शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्जाम से बचाने के लिए उसके पास कोई वकील भी नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला रॉय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। तो छात्रों, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है और संविधान के अनुच्छेद 39 में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है, जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। इसके बाद दिखाया गया है यह अधिवक्ता कमला रॉय शांति से अदालत में मिलती है। ये कहती है शांति कि ये मेरे मुकदमे के कागज है, मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले थे और उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ये पैसे हासिल किया था, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है। दूसरा दृश्य में दिखाया गया अदालत का दृश्य। अदालत पर शांति आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार जो है चुराया है और चोरी के हार को बेचकर शांति को
10,000 रुपये मिले हैं, उसके पास आ गए तो कहती है मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। शांति कहती है मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा शुरू होता है। सरकारी वकील जो है राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है और वो शिंदे और श्रीमती शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। तो अब बताएं श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी। वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था, वह चोर है। इस दृश्य में दिखाया गया। इसके बाद अधिवक्ता रॉय श्रीमती शिंदे से जिरह करती है। तो आप यह कह रही है कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा? नहीं, आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर पर काम कर रही थी तब से कोई भी चीज़ आपके घर से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पगार भी देती रही। अधिवक्ता रॉय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती है और इन दोनों के बयानों के आधार पर सुश्री रॉय जो है यह साबित कर देती है कि शांति के संदूक में मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है। जब मुकदमा खत्म होने के नज़दीक पहुंच जाता है तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं की एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं और श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं और उनके पास जो है श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। सुशील यह बात अधिवक्ता रॉय को बताता है और अब अधिवक्ता रॉय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करता है। ये इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है? तो कहते हैं जी हाँ श्रीमती शिंदे, ये अपना यह हार पहचान लिया। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने यह हार चुराया था और उन लड़कों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। यह हार उन्होंने चुराया था। दूसरे दृश्य में दिखाया गया है कि न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता रॉय न्यायाधीश के सामने यह दलील देती है कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है और इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। शांति जो है आपको चोरी के इल्जाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास से बरामद किए थे उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में जांच करने के बाद सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। ये गलती की वजह से हुआ था। तो छात्रों, इस अध्याय में ये दिखाया गया कि किस प्रकार गलतफहमी के द्वारा जो है लोगों को जो है सलाखों के पास जानी पड़ती है। तो इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं और इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका को भी देख लिया है। तो आइए अब उनकी भूमिकाओं को और व्यापक स्तर से देखें। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? तो पुलिस एक महत्वपूर्ण काम होता है। किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का
दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह न्यायाधीश को तय करना होता है। और इस प्रकार दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था कि इसका सीधा मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है और पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है और लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हुए हैं और इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती। अनुच्छेद के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला पॉइंट है गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। दूसरा पॉइंट में है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। तीसरा पॉइंट है कि गिरफ्तारी के दौरान यह हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। उसके बाद है पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। तो छात्रों, इस अध्याय में आपने जाना न्यायालय के बारे में, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में, और इसके बाद है सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। तो किसी भी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरोध माना जाता है और इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होती है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना भी याद है। आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था। तो इसलिए इस मुकदमा को राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को भी श्रीमती सिंधे बनाम शांति हेम्ब्रम की बजाय राज बनाम शांति हेम्ब्रम के नाम से जाना जा सकता है। तो अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है और सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पूरी जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है और सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती है। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के अधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। इसके बाद है न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। तो न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है क्रिकेट खेल में, और वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। तो आपने सामने मौजूद बयानों या सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं और वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भी भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है या एक साथ दोनों तरह की सजाएं दे सकती है। निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल क्या होती है। तो आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह से संचालित करते तो क्या हो सकता। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल न दी होती तो क्या होता। अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों की नहीं
दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता? अगर न्यायाधीश ने शांति को अधिवक्ता रॉय और अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए होते तो श्रीमती सिंधी जो थे वह आदि गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त समय न दिया होता और पहले की तरह पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता? अगर इस तरह कोई भी बात होती तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं किया जा सकता था। इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों पर पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है कि इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष कानूनी सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। आइए अब चित्र कथा पाठ में दिए गए शांति के मुकदमों पर वापस लौटे और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों का ध्यान दें। तो पहली बात, शांति का जो आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष के उसका खिलाफ अदालत में पेश किए गए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया था जो कानून का एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाई में मौजूद था। मुकदमा आरोपी को उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील से बचाव किया। शांति के अधिवक्ता रॉय अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों के जिरह करने का मौका दिया गया और अधिवक्ता रॉय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार भी दिया गया। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष के निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमों का फैसला सुनाया और न्यायाधीश ने शांति की कमजोरी स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं ले लिया कि यह सचमुच चोर है। इसकी बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा और चूंकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति की बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को आज़ाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। तो इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है वह संविधान और कानून दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हो, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। और कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। तो छात्रों, इस अध्याय में आपने जाना कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली किस तरह होती है और यह अभ्यास जिसका कुछ प्रश्न उत्तर जो है आप लोग को स्वयं बनानी है।